everyone, welcome back to the fifth module for the fourth chapter, carbon and its compounds. ठीक है, आज इससे पहले हमने चारों मॉड्यूल्स स्टडी कर लिए हैं। चारों मॉड्यूल्स का अगर हम समराइज करें तो कार्बन क्या है, कार्बन का एग्जिस्टेंस, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्बन के कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लाइक टेट्रावेलेंसी को हमने डिफाइन किया, समझा, केटेनेशन समझा, हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओपन क्लोज साइकिल्स, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़े। उसके अलावा हमने फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलॉगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करा। अब इस मॉड्यूल में विल बी बेसिकली स्टडिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करता है वो समझना है। बेसिकली 4 केमिकल रिएक्शंस हमारे टेक्स्ट में हमें मेंशन है। दे आर कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, बेसिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंबशन रिएक्शन से। ठीक है, कंबशन रिएक्शन, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की बात करते हैं और कंबशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कुछ जलाते हैं, ठीक है, वहाँ उसमें से बहुत सारा कार्बन एमिट आउट होता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो अवेलेबल है नेचर में वो रिलीज होते हैं। ये जो रिलीज होते हैं वो ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट के फॉर्म में रिलीज होते हैं। अगर हम सीधे सीधे मीथेन गैस को भी बर्न आउट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2, H2O और हीट लाइट, यानी कि एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है जो हमने पहले कवर अप कर रखा है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट करते हैं, देयर विल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड हीट एंड लाइट विल बी रिलीज्ड आउट। ये हमारा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है। इसको भी जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट करते हैं तो अगेन हमें जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, यानी कि वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट रिलीज होता है। ठीक है, अभी जब ये कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है तो कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके की ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तब दिखता है। उसे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जब हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमें इस तरीके की येलो कलर की फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम देखने को मिलती है। ब्लू कलर की फ्लेम हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के तरफ से देखने को मिलती है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा येलो कलर की फ्लेम देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम फ्लेम के बेसिस पे से हम कैसे डिफाइन तो पहले कंबशन को समझते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और जब मैं उसको बर्न आउट करती हूँ, जब मैं उसको स्पैचुला में रख के हमारे बर्नर के ऊपर रखती हूँ तो उसमें से जो फ्लेम्स आएंगे वो ब्लू कलर के होंगे, दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, कंपाउंड पूरा काला पड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बन जाएगा, बट इफ इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो फ्लेम्स हमें स्पैचुला वो ब्लू कलर की हो। नेक्स्ट हम लेते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन या अल्काइन। ठीक है, अनसैचुरेटेड लेने पे जब हम बर्नर के ऊपर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखते हैं तो हमारे फ्लेम का कलर येलो या रेडिश येलो हो जाता है। ठीक है, ये येलो या रेडिश येलो हो जाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि भाई हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। पहले वो अपने आप को संतुष्ट करेंगे, यानी कि पहले वो अपने आप को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे और इसीलिए उनको टाइम लगता है येलो से ब्लू कलर की फ्लेम में आने के लिए। डिफरेंस अगर हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, इनके सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड में इनकम्प्लीट बर्निंग होता है। ठीक है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम देता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम जो होती है वो क्लीन होती है, कोई डस्ट नहीं होता या उसमें से कोई स्मोक नहीं निकल रहा होता, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ब्लैक स्मोक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई सूत नहीं रहता, सूत मतलब जो काजल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सूत, तो बट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है, गेट इन सूटी डिपॉजिट, हमें सूत देखने को मिलता है। आपके घर में जब गैस जलता है तो ब्लू कलर की फ्लेम आपने देखी होगी, बट वहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो या आप चूल्हा वगैरह जलाते हो तो आपके बर्तन नीचे से काले पड़ जाते हैं, वहाँ पे सूत डिपॉजिट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे हैं वो बर्न हो रहे, वहाँ पे आपको ब्लू कलर की फ्लेम नहीं येलो कलर की फ्लेम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फ्लेम हम कहते हैं कि भाई ये जो कंबशन हुआ है वो कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन का रीज़न अगर हम समझें तो यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं तो एयर होल्स जो हैं वो खुले होते हैं। आपके गैस के बर्नर्स पे अगर आप देखें तो वहाँ के जो होल्स हैं वो ओपन अप रहते हैं और इसीलिए ये ब्लू कलर के दिखते हैं। जब वो होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाए तो वहाँ से भी आपको वो जो होल्स जब क्लोज हो जाएंगे तो आपको येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। और इवन कभी कभार गैस पे जब हम खाना पकाते हैं तो वो बर्तन भी काले होना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई वी नीड टू क्लीन द गैस बर्नर्स को क्लीन करना पड़ेगा, उसके होल्स फिलअप हो गए हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, जब भी ओपन फ्लेम होगा यानी कि होल्स ओपन अप होंगे, देयर विल बी ब्लू फ्लेम या नॉन सूटी फ्लेम, यहाँ पे कोई सूट नहीं बनेगा। ठीक है, काला काला कुछ नहीं होगा जब भी एयर होल्स ओपन होंगे। पर यहाँ पे जब एयर होल्स पैक्ड रहेंगे या बंद हो जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एयर है जो बर्नर से पास ऑन होनी चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी और उसी की वजह से येलो कलर की फ्लेम देना शुरू कर देंगे, ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं कि कुकिंग वेसल्स काले पड़ जाते हैं, ठीक है, कुकिंग वेसल्स काले पड़ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कुकिंग वेसल्स काले पड़ने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बॉटम में चिपक जाते हैं। जब हम पहली बार खाना बनाते हैं तो कढ़ाई कुछ अच्छी खासी ऐसी होती है, धीरे धीरे रेगुलर यूज़ में जो अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं या जो ठीक से साफ नहीं हो पाते, दूसरी बार उसको आप चढ़ाएंगे तो वो और काले पड़ते जाएंगे, वो बॉटम ऑफ द वेसल को और काला करते जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से उसका रूप रंग बदल लेंगे वेसल्स। ठीक है, वेसल्स का रूप रंग इस तरीके से बदल जाएगा। वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम? कुछ सब्सटेंस को जलने के लिए फ्लेम या आग की चिंगारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ चीज़ों में चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोल या हम वुड फायर की बात करें। ठीक है, कोयले में चिंगारी नहीं होती पर फिर भी कोयला जलता रहता है। लकड़ी में एक बार आग लग गई, उसके कोयले पड़ गए, फिर वो जलता ही रहेगा, रेड फ्लेम, एंड यहाँ पे आपको कोई चिंगारी उठती हुई नहीं दिखेगी, बट कंटिन्यूस हीट आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यूस हीट यहाँ पे बनती रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेम कब बनती है, जब खाली गैसियस सब्सटेंस बर्न हो रहे होते, जब भी कोई गैस बर्न हो रहा होता है तब हमें फ्लेम देखने को मिलती है। बट यहाँ कोल और वुड फायर के केस में यहाँ पे हमें कोई गैस बनता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लकड़ी को या कोल को ही जला रहे हैं, तो इसमें जो वेपर्स हैं वो ऑलरेडी वोलेटाइल हैं, तो वो उस तरीके से पूरे टाइम ऑफ फ्लेम बना के नहीं रखे, खाली शुरुआत में जब उसके अंदर जो बेसिक एयर प्रेजेंट है वो वॉलेटाइल वेपराइज होके निकल जाएगी तब तक आपको फ्लेम दिखेगी।
उसके बाद आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वॉलेटाइल यानी ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो कोल बनने का फॉर्मेशन है या जो प्रोसेस है, हम कहते हैं कि भाई कोल जो है वो डेड रिमेन्स से बनता है प्लांट्स का, जो 300-400 मिलियन साल पुराना डीप डाउन अर्थ में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे स्वाम्पी एंड मार्शी प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे जो मर चुके हैं 300-400 साल पहले, उनको अगर वो वहीं पे डीप डाउन बरी होते हैं इन दैट स्वाम्पी सॉइल, वही स्वाम्पी सॉइल में डीप डाउन बरी होते हैं, तो ओवर द टाइम ये कुछ सेडिमेंट्स के इस तरीके से लेयर बनाते हैं। सेडिमेंट्स में उसके ऊपर मिट्टी भी हो सकती है, मड भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, बट लेयर दर लेयर उसके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है और ऑक्सीजन कंडीशन यहाँ पे कम होती जाती है, तो इसके कलर डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इनमें कलर चेंज आ जाता है बरीड प्लांट मटेरियल जो है उसका। ठीक है, और ग्रेजुअली वो मोर एंड मोर सेडिमेंट्स पिट के साथ कंप्रेस होके वो इग्नाइट बना देते हैं, दे फॉर्म इग्नाइट, और फिर फर्दर कंप्रेशन से ये कुछ इस तरीके से इग्नाइट से ये बिटुमिनस कोल बना देते हैं, ये इग्नाइट से बिटुमिनस कोल बना देते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गुड क्वालिटी ऑफ कोल। बिटुमिनस से एंथ्रासाइट, आप कलर वेरिएशन देखिए, एक कम डार्क ब्लैक है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो कोल यूज़ किया जाता है वो एंथ्रासाइट यूज़ किया जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना काला कोयला मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन, दैट इज एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन। एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन चीज़ समझो, एडिशन किस में होगा, सब्सटीट्यूशन किस में होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडिशन हम जब भी बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के टर्म्स में हम रिएक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या इसके पास कोई एक्सेस ऑफ प्लेस है कि किसी और को वो आके बैठाए, किसी और को आके बैठाना, या हम कहें कि भाई मुझे जब HCl ऐड करना हो, मुझे क्लोरो ग्रुप ऐड करना हो, हेलोजन ऐड करना हो, तो मुझे उसके लिए कोई एक है जिसको हटा के सब्स्टिट्यूट करके मुझे वहाँ पे बैठना पड़ेगा। मेरी कोई जगह फिक्स नहीं है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मेरी जगह फिक्स नहीं है, मुझे मेरी जगह बनाने के लिए किसी को उठा के धक्का मार के बैठना पड़ेगा। इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम कहें तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बेसिकली हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे बना मोनोक्लोरोईथेन। ठीक है, अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया इथीन का। इथीन के पास अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हम किसी को जगह दे सकते हैं या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का चांस कम है, यहाँ पे एडिशन का चांस ज़्यादा है। किस तरीके से, अगेन मुझे यहाँ पे भी Cl ऐड करना है, यहाँ पे भी क्लोरो ग्रुप ऐड करना है, तो क्या होगा, सीधा सीधा ये डबल बॉन्ड टूटेगा और Cl ग्रुप मेरा ऐड होगा, सीधा सीधा डबल बॉन्ड टूट के मेरा Cl ग्रुप ऐड होगा। यहाँ पे मुझे किसी को हटा के उसकी जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को धक्का मार के मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मुझे धक्का मारना पड़ेगा। जहाँ पे धक्का लगता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके कुछ ऐड ऑन होता है तो वो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। डाइक्लोरोथेन बना, ठीक है, डाइक्लोरोथेन बना। सेम वे जब मेरा ट्रिपल बॉन्ड होगा when I have a triple bond compound like ethyne, okay,
तो यहाँ पे भी अगेन बॉन्ड टूटने के लिए चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बॉन्ड टूट के 2 क्लोरीन ऐड होंगे। तो अगर मैं फर्दर, ये डाइक्लोरोइथीन बना है, इसको अगर मैं फर्दर रिएक्ट कराती हूँ तो ये फिर से डाइक्लोरोइथेन बना सकते हैं। तो इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, बिकॉज ये सिंगल बॉन्डेडली स्टेबल रहना चाहते हैं, ये सिंगल बॉन्डेडली स्टेबल रहना चाहते हैं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे। के पास एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड जो कि वीकर है, जो कि इजीली टूट सकते हैं, वो वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलोजन ऐड हो, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का भी एडिशन होता है। ठीक है, तो एडिशन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर ईजियर। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन को अगर हम समझें, एडिशन रिएक्शन को अगर हम समझें तो कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वो एक अपना जगह रखते हैं, एक अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड रखते हैं, जहाँ पे हम जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आके बैठ सके, या हम कहें कि कभी कभार वो उस रिएक्शन को एनहांस करते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, लाइक पैलेडियम एंड निकल, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जो कि कैटलिस्ट के फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं। एंड हमें ऐड करना है बेसिकली हाइड्रोजन। ठीक है, तो उससे वो हो जाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम इथीन का एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम H2 ग्रुप ऐड करते हैं या हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा हमारा इथेन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, यानी कि इथाइन है, इसमें पहली बार निकल एज अ कैटलिस्ट करके हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में इथीन बनेगा, डबल बॉन्ड के फॉर्म में इथीन बनेगा। और एक और बार अगर हम निकल कैटलिस्ट को ऐड करके, एक और बार निकल कैटलिस्ट को ऐड करके हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो इथीन से इथेन बन जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा इफ यू अंडरगो एडिशन रिएक्शन तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं टू एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस केमिकल रिएक्शन को, यानी कि एडिशन में भी पर्टिकुलरली अगर हम हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हैं, तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है तो उसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, उसे हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हमारे घर में, इंडस्ट्रीज में वेजिटेबल घी बनाने के लिए फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जब बनाना हो तब हम यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर नथिंग बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर एट लिक्विड स्टेट। कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिया, फैटी ऑयल जो लिया है, ठीक है, वो वेजिटेबल ऑयल है या घी? ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होंगे वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेंगे इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट जब उनके अंदर होता है। ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज किया, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किया, और जब इनका बॉन्ड टूटता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनते हैं, तो पहली चीज ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होते हैं, और दूसरा कि भाई इनका स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, इनका स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से सॉलिड हो जाता
हो जाता है, अनसैचुरेटेड फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट। ठीक है, वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी, डालडा घी जो हम कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज करते हैं एट अ लार्जर स्केल इन द इंडस्ट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे हमारा मीथेन है, सैचुरेटेड है, संतुष्ट है, प्लस उसमें हम क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, तो जब यूवी रेज या सनलाइट हमें वहाँ पे मिलती है तो ये हो जाते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन जब हम हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस करते तो इसे हेलोजिनेशन कहते हैं। अगर फर्दर रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है तो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं विद द हेलोजन ग्रुप, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं विद द हेलोजन ग्रुप। तो जहाँ पे भी हम रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन करते हैं हाइड्रोजन का विद द हेलोजन तो हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस विद हेलोजन समझते हैं। मीथेन, मीथेन के साथ हम क्लोरीन ऐड करते हैं टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं विथ क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं विथ क्लोरीन, ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। अब फर्दर मैं अगर यही रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करूं, मैं फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये जो मेरा मिथाइल क्लोराइड है, एक क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा डाइमिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या डाइमिथाइल क्लोराइड उसका कॉमन नेम है, क्लोरोमीथेन या डाइक्लोरोमीथेन उसका आयुपेक नेमिंग है। ठीक है, तो मैंने अभी तक 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए विद द क्लोरीन। अब बात करते हैं कि भाई 2 तो रिप्लेस कर दिए मैंने, मैं तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करना चाहता हूँ या हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं। तो डाइक्लोरोमीथेन को अगेन इफ आई रिएक्ट विथ Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म CH3। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। कब तक ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जब तक हाइड्रोजन है वो सारा का सारा हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपना क्लोरीन ग्रुप ऐड हो सकता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं ये ट्राइक्लोरोमीथेन को अगर लूँ, अब मैं ये ट्राइक्लोरोमीथेन को लूँ और एक और बार खाली क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं, तो मेरे सारे के सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे विद द क्लोरीन ग्रुप, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विद द क्लोरीन ग्रुप एंड इट विल फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको CCl4 बहुत कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी रिएजेंट है, CCl4 कार्बन टेट्रामीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत ही कॉमनली हम लैब्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हेलोजनेशन या रिएक्शन विथ हेलोजन की बात कर रहे हैं तो कार्बन मीथेन में एक हाइड्रोजन से लेके सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, चारों ऐसे हेलोजन्स हैं जो कि अपनी अपनी जगह ले सकते हैं। कभी कभार इसी रिएक्शंस में हम डिफरेंट हेलोजन ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया, यहाँ पे आयोडीन ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक रिएक्शंस हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, या हम कहें कार्बन इस तरीके से रिएक्शंस अंडरगो करता है। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटी समराइज करूँ तो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी कार्बन के कंपाउंड्स बर्न आउट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है,
फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें सूटी फ्लेम मिलती है, सैचुरेटेड में हमें सूटी फ्लेम नहीं मिलती, सैचुरेटेड में ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है जबकि अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम मिलती है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उस वजह से हमें येलो एंड सूटी फ्लेम मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन हमारा सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं, और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मेनली वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को या अलग अलग एटम्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बट जब हम पर्टिकुलरली हेलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक अलग क्लास ऑफ रिएक्शन बनता है, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन। किस तरीके से हमारे कार्बन कंपाउंड्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में पढ़ी। लास्ट एंड द फाइनल मॉड्यूल में हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमें दिए हैं, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो कैसे बनते हैं वो समझेंगे। उसके अलावा सोप्स एंड डिटर्जेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो हम कवर अप करेंगे इन द लास्ट मॉड्यूल। ठीक है,